हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। इस सेशन में मैं आपको फिजिक्स की शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाला हूं। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है टाइम कितना क्रिटिकल इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। टाइम अगर सेव कर ले तो पेपर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। टाइम सेविंग कैसे होगी? जब हमें पता हो सही सवालों में सही शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वही मैं आपको सिखाऊंगा आज के इस सेशन में। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्राइवेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जैसे बिट्स, या फिर गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम जैसे कॉमडेक, डब्ल्यूबीजेई, एमएचटीसीईटी, आईआईटी, आपको ये ट्रिक्स बहुत हेल्प होने वाली है। तो पूरा सेशन देखिए पूरा नॉलेज गेन करने के लिए। आइए लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा सबसे बड़ी कम्युनिटी टॉपर्स की, 99 परसेंटाइलर्स की, देश भर में अच्छा पढ़ने वाले बच्चों की सबसे बड़ी कम्युनिटी है क्विजर टेस्ट सीरीज। जी हाँ बच्चों, यहाँ से आप देखेंगे 2025 में 1 इन एवरी 599 परसेंटाइलर्स क्विजर टेस्ट सीरीज पे थे। सिमिलर और इससे बेहतर रिजल्ट 2026 का होने वाला है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पे 2026 अभी पूरा नहीं हुआ है, काफ़ी एग्जाम्स बची हैं, तो हमें उसके लिए सही टेस्ट सीरीज होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए बिट्स, जेई एडवांस, आईआईटी, एनईएसटी, यूजीडब्ल्यू, एमएचटीसीईटी, कॉमडेक, केसीईटी, डब्ल्यूबीजेई, एमईटी, एसआरएम जेई, इन सब एग्जाम्स के लिए मोस्ट रेलिवेंट टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, क्योंकि हर एग्जाम का पैटर्न अलग है। उसके टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करके हमें उस पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग मिलती है, उसके लिए हम स्ट्रैटेजी बना पाते हैं। तो अभी जाइए क्विजर प्लेटफॉर्म पे, जो भी आपको यहाँ पे टारगेट एग्जाम है उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बेटा। और याद रखिए देयर इज 100% मनी बैक गारंटी। अगर आप एग्जाम में अच्छा करते हैं तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे क्लिक करके डिटेल में जाके मिल जाएगी। आइए बच्चों लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। आज के सेशन में सबसे पहले बताइए कि आप अभी कौन सी एग्जाम के लिए फोकस होकर तैयारी कर रहे हैं। कमेंट बिलो, क्या आप जेई एडवांस, बिट्स, एमएचटीसीईटी, इनमें से कौन सी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट, आज के सेशन में हम इन टॉपिक्स के कुछ सवालों की बेस्ट शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। सबसे पहले देखिए, ये सवाल काफी बार काफी एग्जाम्स में देखने को मिला है। आपको मल्टीपल बार कॉन्सेंट्रिक शेल्स में पोटेंशियल पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको 3 शेल हैं, तीनों के चार्जेस दिए हैं। इनर रेडियस ए, फिर बी, फिर सी। सी यहाँ पे सबसे बड़ा रेडियस है। और आपसे देखिए क्या पूछा है, हर एक इंडिविजुअल शेल का पोटेंशियल बताइए। तो ये सवाल कैसे करना है उसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। ये कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय आर। एम आई राइट? अब देखिए किसी भी पॉइंट पे आपसे पोटेंशियल पूछा है, आप एक गॉसियन सरफेस बनाइए और देखिए उसके अंदर या उसके सरफेस पे कौन कौन से चार्जेस आ रहे, उन चार्जेस के लिए ये कंसेप्ट यूज कीजिए। के क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। जो चार्ज अंदर है उसके लिए सेंटर से दूरी, और जो चार्ज सरफेस पे है उसके लिए सेंटर से दूरी। अब ऐसा भी होगा कि कोई चार्ज बाहर होगा, यस, तो बाहर वाले चार्जेस के लिए हमने लिखा है के क्यू आउटसाइड डिवाइडेड बाय रेडियस। मतलब सपोज Q3 अगर बाहर है तो Q3 के रेडियस से डिवाइड कीजिए, जो भी चार्ज है उसके रेडियस से डिवाइड कीजिए आउटसाइड चार्ज के लिए, और इनसाइड चार्ज के लिए सेंटर से डिस्टेंस लीजिए। ये शॉर्ट ट्रिक आप ध्यान रखिएगा। आइए इसको मैं अप्लाई करना भी सिखाता हूं। ये सिर्फ स्फेरिकल ज्योमेट्री के लिए शॉर्ट ट्रिक है। सपोज आपने बोला ए पोटेंशियल पे, ए का पोटेंशियल बताइए, तो ए ये रहा हमारा। ए देखिए ए के सरफेस पे Q1 है, तो के Q1 अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। समझ गए? अब देखिए ए से बाहर कौन है? Q2, तो प्लस के Q2 डिवाइडेड बाय Q2 का रेडियस जो कि कितना दिया था? B, प्लस
और कौन है बाहर, ए के बाहर है Q3, तो Q3 का कैसे लिखेंगे, के Q3 डिवाइडेड बाय Q3 का रेडियस। ये हुआ ए का वोल्टेज सब कुछ जोड़ के। बी पे आ जाते हैं। बी के लिए जब आप बात करेंगे तो आप क्या लिखेंगे बताइए। बी के लिए आप देखेंगे तो इनसाइड कौन कौन है, Q1 इनसाइड है और Q2 सरफेस है, यानी इस स्फीयर के अंदर कौन कौन से आ गए, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो B का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितना है, B। समझ में आ रहा है कैसे करेंगे, प्लस आउटसाइड कौन हो गया, Q3, तो के Q3 अपॉन Q3 का रेडियस, ये हो गया वोल्टेज B का। अब बारी है C के लिए। C का वोल्टेज कैसे बताएंगे, तो हम लिखेंगे वोल्टेज ऑफ C इक्वल टू के। आइए, तो C के इनसाइड कौन कौन है देखिए, Q1 इनसाइड है, Q2 इनसाइड है और Q3 भी सरफेस है, वो भी इनसाइड वाले फॉर्मूले में काउंट करेंगे। तो टोटल चार्ज इनसाइड हो गए के Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो C का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है C। तो हर एक का आपको बड़ा आसानी से बता दिया कैसे करना है। देखिए आप जब मैच करेंगे तो C का के Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय C, ये गलत हो गया, ये तीन ऑप्शंस। B के लिए आप मैच करेंगे तो B के लिए देखिए ये गलत, ये गलत, ये दोनों बचे। अगर आप A के लिए देखेंगे तो तीनों अलग है, यानी ऑप्शन C यहाँ पे सही हो गया। ध्यान रखिएगा ये कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे मर्जिंग ऑफ ड्रॉप्स का सवाल है। देखिए क्या है, 27 आइडेंटिकल मर्क्यूरी ड्रॉप्स को मर्ज करके यहाँ पे एक सिंगल बिग ड्रॉप बनाई गई है। इंडिविजुअल ड्रॉप का पोटेंशियल था 10 वोल्ट। आपने मर्ज करके जब जोड़ दी सारी, तो आपका फाइनल वोल्टेज क्या होगा बिग ड्रॉप का, ये आपसे पूछा है। ये आपके ऑप्शंस, आइए बताऊं कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो शॉर्ट ट्रिक सीखनी है वो है वॉल्यूम कंजर्वेशन की। समझिए कैसे, तो आपके इतने सारे ड्रॉपलेट्स थे, इन सबको आपने जोड़ के एक बड़ी ड्रॉप बना दी, तो यहाँ पे वॉल्यूम कंजर्व्ड है। इनिशियल वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, एक का सबका जोड़ दिया तो इंटू एन। फाइनल वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई फाइनल रेडियस का क्यूब, 4/3 पाई कट गया, क्यूब रूट ले लिया दोनों तरफ, तो फाइनल रेडियस क्या मिल गया, n की पावर 1/3 इंटू आर। ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ऐसे सवाल बड़े आसान हो जाएंगे। मल्टीपल चैप्टर्स में ऐसे सवाल मिलेंगे जो अभी मैं आपको कराने वाला हूं। तो आर फाइनल क्या हो गया, r इंटू एन की पावर 1/3। आइए, तो यहां पे फाइनल रेडियस सेम फॉर्मूला का यूज करके क्या हो जाएगा, n क्या था 27 की पावर 1/3, 27 का क्यूब रूट है 3, तो फाइनल रेडियस हो गया 3r। तो अगर इसका रेडियस था बेटा r, तो फाइनल रेडियस हो गया 3r। समझ गए। अब अगर इसका चार्ज था q, तो वोल्टेज क्या लिखते हो आप, के क्यू बाय आर, और के क्यू बाय आर की वैल्यू दी गई थी 10। अब आगे बढ़ते हैं, इसका चार्ज बताओ, तो चार्ज कंजर्वेशन भी तो लागू होगा, तो क्यू 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 सारा चार्ज मिला के इस पे आ गया, तो टोटल चार्ज कितना हो गया 27Q। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला K इंटू चार्ज अपॉन रेडियस, यस के क्यू बाय आर। सिंपल, चार्ज की जगह अब लिखना होगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस की जगह नया रेडियस। आप देखिए क्या आ गया, 9 टाइम्स के क्यू बाय आर, और के क्यू बाय आर था 10, तो ये हो गया 9 इंटू 10 यानी 90। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 90 वोल्ट। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल सिमिलर सवाल, यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ अ ड्रॉप की बात हो रही है। तो स्फीयर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे 64 ड्रॉप्स को आपने मर्ज कर दिया है, तो जब आप 64 ड्रॉप्स को मर्ज करेंगे तो फाइनल रेडियस क्या बनेगा बताइए। फाइनल रेडियस बनेगा सेम लॉजिक से 64 की पावर 1/3 इंटू आर, 64 का क्यूब रूट है 4, तो फाइनल रेडियस हो गया 4 इंटू आर। समझ गए बेटा। तो यहाँ पे देखिए रेडियस कितने गुना हो गया
4 गुना, तो कैपेसिटेंस कितने गुना हो जाएगा? ये तो कांस्टेंट है, रेडियस 4 टाइम्स, यस, तो कैपेसिटेंस कितने गुना हो गया? कैपेसिटेंस भी 4 टाइम्स हो जाएगा। इनिशियल कैपेसिटेंस कितना था? 5, फाइनल कैपेसिटेंस 20, ऑप्शन डी, 5 इंटू 4 20, राइट। अगला सवाल देखिए, अब टर्मिनल वेलोसिटी में भी तो ये कंसेप्ट आ सकता था, ध्यान से सुनिए। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2/9 आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड। यानी यहां पे देखिए टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? स्मॉल आर स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। अब देखिए कितने ड्रॉप्स, एन ड्रॉप्स को मर्ज कर दिया है, तो रेडियस बदल गया, तो आपकी टर्मिनल वेलोसिटी बदल जाएगी। सवाल पढ़ते हैं, एन ड्रॉप्स को आपने कांस्टेंट वेलोसिटी यानी टर्मिनल वेलोसिटी v से फॉल कर रहे थे, ये कोलैस होके एक बड़ी ड्रॉप बना लेते कैपिटल आर रेडियस की, नई टर्मिनल वेलोसिटी पूछिए, पहले तो रेडियस में बताइए। तो v आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, v फाइनल कैपिटल आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेगा v बाय वी फाइनल स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, v फाइनल विल बी कैपिटल आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर इंटू वी। तो क्या मिला हमें यहाँ पे? देखिए ऑप्शन ए मैच कर रहा है। अब n के टर्म में तो अभी हमने देखा था r फाइनल होगा n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। इसको यहाँ पे अगर रख दूं बच्चे तो क्या मिलेगा? देखो ये इसका स्क्वायर कीजिए तो r स्क्वायर कट जाएगा, तो v फाइनल मिलेगा n की पावर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 टाइम्स ओरिजिनल टर्मिनल वेलोसिटी। यानी टर्मिनल वेलोसिटी n की पावर 2/3 टाइम्स हो चुकी है और रेडियस के टर्म में इस फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, देखिए अगला कंसेप्ट क्या है? कैपेसिटर का। यहाँ पे क्या बोला है? एक चार्ज कैपेसिटर था 200 वोल्ट का 2 माइक्रोफेरेड का, दूसरे चार्ज कैपेसिटर 400 वोल्ट से चार्ज किया हुआ 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, इनको आपने जोड़ दिया है। जब इनको आपने जोड़ दिया है तब आपसे देखिए क्या पूछा है? चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो इनको जोड़ने के बाद हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज चार्ज का फ्लो चालू हो जाएगा। चार्ज फ्लो होते रहेगा, फ्लो होते रहेगा, कब तक? जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। तो आप देखिए यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या यूज करते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अमॉन्ग कैपेसिटर। जब भी चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो देखिए इनिशियल चार्ज कैपेसिटेंस वोल्टेज, ठीक है, तो इसका वोल्टेज था V1, चार्ज का फॉर्मूला है CV, इनिशियल चार्ज कैपेसिटेंस वोल्टेज और चार्ज है C2V2। तो इन इनिशियल चार्ज कैपेसिटर को जब आप जोड़ते हो तो जो आफ्टर जब चार्जेस का फ्लो हो गया कंप्लीट तो फाइनल वोल्टेज जो बनता है वो इस फॉर्मूले से आता है। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। कंसेप्ट क्या होता है? चार्ज का कंजर्वेशन और फाइनल वोल्टेज सेम, दो इक्वेशन को सॉल्व करके ये आपको मिलता है। फिर बेटा इसका फाइनल चार्ज क्या होगा? CV, V में V फाइनल, तो C1 V फाइनल पहले का चार्ज, C2 V फाइनल दूसरे के चार्ज। यहां पे आपसे हीट लॉस के भी सवाल आते हैं, तो हीट लॉस का ये फॉर्मूला है, एनर्जी लॉस्ट, इंटरनल जो स्टोर एनर्जी थी इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसका जो लॉस हुआ, उसका जो चेंज हुआ वो हीट में चला गया, तो उसका फॉर्मूला है हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब देखिए कई बार आपसे ऐसे उलझाने के लिए भी बोल सकता है, यहाँ पे देखिए प्लस का कनेक्शन प्लस से किया था। अगर आपको कोई बोले कि एक की प्लस प्लेट को दूसरे की माइनस प्लेट से कनेक्ट कर दो, जब आपको बोले एक की प्लस को दूसरे की माइनस यानी अपोजिट पोलैरिटी में जब कनेक्ट करता है, अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट करने पे आप जो वोल्टेज है इस फॉर्मूला में देखो V2 को आप माइनस V2 रख देना, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, और यहाँ पे V1 माइनस ऑफ माइनस V2 ये हो जाएगा V1 प्लस V2 का
होल स्क्वायर। ये कब? जब हम अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट करेंगे तब, अदरवाइज ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं फॉर्मूले। आइए अब इस सवाल को करें। तो सबसे पहले फाइनल वोल्टेज क्या होगा? C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। आइए 400 प्लस 1200 1600 डिवाइडेड बाय 5 कट कीजिए, 3 जा 2 0 320 वोल्ट। यानी जब इनको कनेक्ट करोगे तो फाइनल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होगा 320 वोल्ट और पहले वाले पे फाइनल चार्ज होगा, देखिए C1 है 2 इंटू 320, ये आ जाएगा 640 और माइक्रो था ना इसका, तो माइक्रो कूलम। ये होगा आफ्टर इक्विलिब्रियम C1 पे फाइनल चार्ज। ठीक इसी तरीके से दूसरे पे C2V फाइनल 3 माइक्रो इंटू वोल्टेज फाइनल, ये हो गया देखिए 960 माइक्रो कूलम। समझ गए बेटा? ये फाइनल आंसर है, दोनों का इंडिविजुअल चार्जेस आ चुके हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। यहां पे देखिए आपसे क्या पूछा है, टाइम कांस्टेंट आपसे निकलवाएगा बेसिकली। देखिए ध्यान से, एक कैपेसिटर C को यहाँ पे दो रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया है, फिर स्विच के साथ एक बैटरी भी लगा दी गई है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम कांस्टेंट ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग? मैं सबसे पहले तो आपको चार्जिंग का डायग्राम बना देता हूं। जब आपने स्विच क्लोज किया तो आपकी चार्जिंग शुरू हो गई और ये आपके चार्जिंग का डायग्राम था, ये आपकी चार्जिंग का सर्किट था। समझ गए बेटा? कोई दिक्कत? चलो अब डिस्चार्जिंग में क्या हुआ, पहले आपने चार्ज कर दिया, कैपेसिटर पे फुल चार्ज आ गया, फिर आपने स्विच फिर से हटा दिया। तो जब स्विच हटा दिया, बैटरी हट गई, तो डिस्चार्जिंग का जो सेटअप है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये डिस्चार्जिंग सर्किट है, ये चार्जिंग सर्किट है। समझ गए? अब देखिए टाइम कांस्टेंट निकालने की ट्रिक यहां पे क्या है। टाइम कांस्टेंट होता है R इंटू सी। सबसे पहले क्या करिए, देखिए थेवेनिन थ्योरम से आती है ये ट्रिक। कैपेसिटर को हम ऐसे A और B नाम दे देते हैं। हम कैपेसिटर को एक एंड को A नाम दे देते हैं, एक एंड को B नाम दे देते हैं। कैपेसिटेंस हटा के आप ऐसे A और B दिखा देना, फिर बैटरी को शॉर्ट कर देना। मतलब जहां भी बैटरी लगी हुई है ना, उसको आप स्ट्रेट वायर मान लेना। फिर आप क्या करना, सर्किट नया बनाना और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना ए और बी के बीच। ये ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना और फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनटू सी करना, तो आपका टाउ आ जाएगा। आइए करते हैं। तो चार्जिंग सर्किट में देखिए बैटरी को शॉर्ट करके आपका डायग्राम ऐसा होगा, ध्यान से देखिएगा। और कैपेसिटर को आपने बोला कि ए और बी मान लीजिए। तो अब देखिए ये सेटअप हो गया, ध्यान से देखिएगा। ये रजिस्टर तो शॉर्ट हो गया है, अगर मैं इसे नाम दूं C तो ये भी C हो गया, ये नाम C तो ये भी C हो गया। यानी इस रजिस्टर से कोई चार्ज करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा इस सेटअप के हिसाब से। तो इसको आप हटा दीजिए, जो भी करंट है इस सेटअप के हिसाब से यूं जाएगा, तो इसे आप हटा दीजिए। तो आपका जो सर्किट है वो सिंपली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा R। अब ये जो सर्किट हम वर्किंग कर रहे हैं, ये सिर्फ टाउ निकालने के लिए वर्किंग है, ठीक है। बाकी तो सर्किट एज इट इज ही है, उसी को सॉल्व करेंगे। करंट कुछ पूछे, चार्ज कुछ पूछे तो इसी से बताएंगे। ये जो कंसेप्ट है करंट चार्ज निकालने के लिए नहीं है, सिर्फ टाउ निकालने के लिए है। तो आइए देखिए, इसके अक्रॉस एक ही हो गया, आर इक्विवेलेंट कितना हो गया R, और टाउ क्या हो गया R इंटू सी। यानी चार्जिंग के लिए टाउ हो चुका है R इंटू सी। डिस्चार्जिंग में देखिए कैपेसिटर को आप ए बी मान लेंगे, बैटरी तो कोई है नहीं। आप देखिए आर आर दोनों कैसे हो गए सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो गया R प्लस आर 2R। तो यहां का डिस्चार्जिंग का 2R इंटू सी, ये टाइम कांस्टेंट आ चुका है। देखिए इन दोनों का रेशियो क्या आ गया,
चार्जिंग अपॉन डिस्चार्जिंग पूछा था, तो दिस अपॉन दिस 1:2, ऑप्शन सी इज द आंसर। ध्यान रखिएगा ये कंसेप्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। बच्चों आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने लाइक नहीं किया है सेशन तो अभी लाइक कीजिए, और अगर आपको ऐसे और ट्रिक्स चाहिए हर चैप्टर के तो कमेंट करके बताइए। आइए, व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, अब देखिए स्विच क्लोज कर दिया, कैपेसिटर की बात हो रही है। इनिशियल करंट 1 ओम रजिस्टर से क्या हो। देखिए स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद की बात हो रही है यहाँ पे, तो ध्यान से सुनिएगा। टाइम जीरो की बात हो रही है। टाइम जीरो पे कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है दोस्तों, शॉर्ट सर्किट की तरह। यानी कैपेसिटर को आप सीधी वायर मान लेना टाइम जीरो पे। वहीं टाइम इंफिनिटी की बात हो, स्टेडी स्टेट की, चार्जिंग पूरा होने की, तो कैपेसिटर को ओपन सर्किट मानते हैं, तो कैपेसिटर को इसे ओपन कर दीजिएगा। वहीं अगर सेम सवाल इंडक्टर में आए तो टाइम जीरो पे अपोजिट है, इंडक्टर ओपन सर्किट बिहेव करता है टाइम जीरो पे, इनफाइनाइट पे इंडक्टर शॉर्ट हो जाता है। तो एक कोई याद रख लो, जैसे कैपेसिटर याद हो गया तो इंडक्टर उसका उल्टा होता है, ये ध्यान रखना। आइए, टाइम जीरो पे पूछा था तो अब हम क्या करेंगे, देखिए कैपेसिटर को शॉर्ट कर दीजिए, सिंपल वायर मान लीजिए 1, 6, 3 और ये 12 वोल्ट। अब ध्यान से देखना, ये अगर मैं पॉइंट ए और बी मान लेता हूं तो ये रेजिस्टर किसके बीच का है, ए और बी के। देखिए ये भी ए ही तो है सब, ये डायरेक्ट अब ए ही तो होगा, डायरेक्ट कनेक्ट है ना, पोटेंशियल सेम। तो ये वोल्टेज किसका है, ये किसके बीच का, ए और बी के बीच के ही। बेसिकली आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है। अब देखिए सर्किट क्या बन गया इफेक्टिवली, ये दोनों पैरेलल में है ना, ऐसे भी यहां भी बना सकते थे इसको। ये देखिए अब इसका पैरेलल कनेक्शन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, जो कितना हो गया 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 9, ये हो गया 2। तो सर्किट क्या बन गया है 1 और 2, और एक बैटरी है। यस, देखिए R इक्विवेलेंट कितना हो गया, ये दोनों सीरीज में 3। तो नेट करंट क्या हो जाएगा, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस 12/3 यानी 4 एम्पियर इज द करंट एट टाइम जीरो, ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा ये कंसेप्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। यहां पे फिर से देखिए आपसे पूछा है टाइम जीरो पे करंट फ्रॉम द बैटरी बताना है। ये आपका सर्किट है, जल्दी से करो। कैपेसिटर को स्ट्रेट वायर मान लो फटाफट से। बहुत ऐसे सवाल आते हैं, आपको जल्दी करते आना चाहिए। ये देखिए कैपेसिटर टाइम जीरो पे शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट बना दिया। फिर आर आर पैरेलल और इसके साथ सीरीज, ठीक है। तो आर आर पैरेलल में R/2 और फिर R के साथ सीरीज, तो नेट रेजिस्टेंस हो गया R/2 प्लस R, जो हो जाएगा 3R/2। और करंट क्या हो जाता है फिर, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। बैटरी से करंट है ना, इंडिविजुअल ब्रांच से नहीं पूछा है इस सवाल में, बैटरी से पूछा है। तो नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस वो है 3R/2, वो ऊपर चला गया। ये आंसर है 2E/3R। देखिए कहाँ पे, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब। अगला सवाल, सेम सर्किट में आपको टाइम इंफिनिटी पे अब बैटरी से करंट निकालना है। तो दोनों कैपेसिटर को ओपन मान लीजिए, तो आपका सर्किट देखिए ऐसा हो गया। यस, अब देखिए यहां से करंट इधर जा नहीं सकता, इधर जा नहीं सकता, तो सर्किट अधूरा है। तो ओपन हो गया सर्किट पूरा, कोई भी ब्रांच कंप्लीट नहीं है, तो करंट जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम पे पूछ रहा था आपसे सेम सर्किट में करंट, वो आंसर होगा 0, ऑप्शन सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। अब आपसे इंडक्टर में पूछ ले तो आप कैसे करोगे। देखो ये सर्किट है, टाइम 0 पे इंडक्टर से पूछा है। फिर से सेम वर्किंग, इंडक्टर को क्या माने अब टाइम 0 पे। गलती से आप कहीं कैपेसिटर का ना मान लीजिएगा। टाइम 0 पे इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो इंडक्टर को ऐसे ओपन सर्किट बना दीजिए। समझ गए पक्का। तो अब देखिए जो करंट जाएगा वो इस ब्रांच में नहीं जा सकता, सिर्फ बाहर वाली ब्रांच में जाएगा। तो एक्चुअल सर्किट आपका ये बन चुका है।
ठीक है, ये आपका एक्चुअल सर्किट है। तो रेजिस्टेंस देखिए आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, आर प्लस आर यानी 2R। तो बैटरी से करंट क्या आ गया बेटा, ईएमएफ अपॉन आर इक्विवेलेंट यानी 2R। देखिए क्या बन गया, E/2R, जो कि है ऑप्शन बी में। समझ गए? यस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। ये रहा अगला सवाल आपके सामने। यहां पे देखिए सेम सर्किट है, टाइम इंफिनिटी पे अब पूछा है। तो टाइम इंफिनिटी पे इंडक्टर को स्ट्रेट वायर मान लीजिए। तो अब देखिए सर्किट इस तरीके से बन चुका है, आर 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 ई एम एफ ई। ठीक है, तो आर आर क्या होगा पैरेलल में, R/2, फिर आर के साथ सीरीज 3R/2। तो बैटरी से टोटल करंट ई एम एफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 3R/2, जो कि हो चुका है 2E/3R, ऑप्शन बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। यहां पे अब देखिए टाइम की बात हो रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सीखोगे। अ कैपेसिटर ऑफ चार्ज ऑफ कैपेसिटेंस सी इनिशियली चार्ज कर दिया और रेजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। टाइम टेकन फॉर, बताइए जरा, टाइम टेकन फॉर चार्ज ऑन द कैपेसिटर टू रिड्यूस बाय 75%। ध्यान से समझिए, रिड्यूस बाय 75%, मतलब 75% खत्म हो चुका है। रिड्यूस बाय का मतलब इतने से खत्म कर दीजिए। तो बचा कितना, लेफ्ट कितना, 100 माइनस 75 यानी 25% बचा है। यानी इस पे अगर चार्ज था Q0, वो Q0/4 कितनी देर में हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे को याद होता है कि डिस्चार्जिंग में ये एक्सप्रेशन होता है, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, एंटी लॉग लॉग लेके सॉल्व करके आंसर बताते हैं। मैं आपको एक तुरंत चीज याद दिला रहा हूँ, वो याद रख लेना। डिस्चार्जिंग में एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इस फंक्शन में यहाँ पे टाउ मन है, आरसी को टाउ मन है, इस फंक्शन की वैल्यू हर इस टाइम में हाफ हाफ होती जाती है। इसे आप हाफ लाइफ भी कह सकते हो, रिड्यूस बाय हाफ इन एवरी दिस टाइम। यहां पे देखिए 25% बचा, तो आप ध्यान से सुनना। ठीक है, हाफ लाइफ का कंसेप्ट। तो Q0 से टाउ ln2 टाइम में Q0/2 हो गया, हाफ हो गया। फिर आप वापस से इतना टाइम और लगा दो, तो ये इसका भी हाफ यानी 1/4 हो जाएगा। यही तो हमें चाहिए था। तो टोटल टाइम कितना हो गया जरा बताओ, टोटल टाइम कितना हो गया, आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया ट्वाइस इंटू टाउ ln2 यानी 2RC ln2। आप ln2 की वैल्यू भी रख सकते थे 2RC इंटू 0.693। देखिए किससे मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है ऑप्शन सी से। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे टाइम सेव हो जाता है, यही आपसे पूछता रहता है। देखिए सेम चीज इंडक्टर में भी आप बता सकते हैं। जब इंडक्टर में डीके ऑफ करंट का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, इंडक्टर में चार्ज करंट मैक्सिमम हो चुका था I0, फिर बैटरी डिस्कनेक्ट करके आपने रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया, तो जो फाइनल करंट है वो भी इसी तरीके से डीके होता है। लेकिन यहाँ पे जो टाउ होता है वो होता है L/R। ठीक है, अब बोल रहा है 50% कब हो जाएगा, यानी हाफ टाइम ही तो पूछ रहा है। हाफ टाइम क्या है, सेम टाउ ln2। यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है, तो हाफ टाइम का कंसेप्ट होगा वो है टाउ ln2, टाउ की बस वैल्यू L/R रखना। आपने बोला 50% रह जाए, यानी एक ही टाइम की बात हो रही है, तो एक ही 1 टाउ। ठीक है, टाउ ln2 ऑप्शन ए, डायरेक्ट देख के आपने बता दिया। टाउ ln2 इसका आंसर है। हाफ लाइफ पूछ रहा था जितनी देर में आधा हो जाए, बस निकाल लिया हमने। अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको 3 बैटरीज दी हैं, पैरेलल कनेक्शन है, हर इंडिविजुअल ब्रांच का आपसे बोला है करंट बताइए। तो ऐसे सवालों को कैसे करना है, इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, ध्यान से समझना। एक तो है इक्विवेलेंट बैटरी का कंसेप्ट।
तीन पैरेलल है तो रेजिस्टेंस तो पैरेलल में आपको आता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में आप कर लोगे। इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकालोगे? E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3, समझ गए? पक्का। डिवाइडेड बाय 1 बाय R1, ये रेजिस्टेंस है। इस फॉर्मूले से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट बैटरी निकालते हैं, और रेजिस्टेंस तो जो हम पैरेलल में करते थे वो ही एज इट इज है। एक और यहाँ पे ट्रिक जो यूज होगी, ईएमएफ ई, रेजिस्टेंस आर, बैटरी से करंट जा रहा है आई, तो बैटरी की ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट हो जाता है? वो होता है ई माइनस आई आर। यह आपको ध्यान रखना है, अगर बैटरी से करंट आई जा रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर हो जाता है। आइए इस सवाल की वर्किंग करते हैं। देखिए ईएमएफ क्या दिया? 3, 2, 1, रेजिस्टेंस तीनों सेम है 1, ठीक है। तो आ जाओ, इसकी जो इक्विवेलेंट बैटरी बनेगी वो निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ध्यान से सुनना, ठीक है। काफी बच्चों को ये चीज नहीं पता होती, लाइटली ले लेते हैं बहुत बार। तो सबसे पहले आर 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 तीनों का पैरेलल, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 आप कर सकते थे। खैर लेकिन यहाँ पे तो तीनों सेम है, तो जब सेम होते हो पैरेलल में होते ना, तो जितनी टर्म्स हैं उतने से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 1 1 1 तो 3 टर्म्स हैं, 3 से डिवाइड कर दो, 1/3 आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाओ, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो देखिए क्या हो गया, 3 प्लस 2 प्लस 1 6/3 2, यानी जो नेट वोल्टेज बना वो बना 2 वोल्ट। नेट ईएमएफ जो बना वो बना 2 वोल्ट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इन तीनों ब्रांचेस को हटा के एक सिंगल ब्रांच लगाते थे, तो इन तीनों बैटरीज को हटा के एक सिंगल बैटरी लगा दी। अब मुझे बताओ और क्या कनेक्शन? और कुछ कनेक्शन तो है ही नहीं। तो फाइनली जो सर्किट बना वो कैसा बना? वो फाइनली ओपन सर्किट बन गया है। तो इस ओपन सर्किट में करंट कितना जाएगा? कुछ जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के बीच का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 वोल्ट के बराबर। सबसे पहली चीज ये समझनी कि आपका ए और बी का नेट वोल्टेज आ गया 2 वोल्ट। अब ऊपर वाली ब्रांच से भी 2 वोल्ट, नीचे वाली ब्रांच से भी 2 वोल्ट, थर्ड ब्रांच से भी 2 वोल्ट। किसी भी ब्रांच में जाओ, ए और बी का वोल्टेज तो फिक्स रहेगा ना, इनके इक्विवेलेंट ब्रांच से जो वोल्टेज आए वो ही इंडिविजुअल ब्रांच से आएगा। तो अब बच्चों ध्यान से समझना कि मैं अगर यहाँ पे करंट I1 मान लेता हूं, तो ऊपर वाली ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे? अभी हमने ट्रिक सीखी, E1 माइनस I1 R1। E1 कितना दिया है? 3, R1 कितना है? 1, यानी 3 माइनस I1। सही है बेटा। और ये वोल्टेज होना कितना चाहिए? ये 2 वोल्ट होना चाहिए, तो इक्वल टू 2 इधर ले आओ, I1 हो गया 1 एम्पियर। इसी तरीके से हर ब्रांच का करंट आप निकाल सकते थे। नेट वोल्टेज आ गया, फिर इंडिविजुअल वोल्टेज को बराबर कर करके हर ब्रांच का करंट आ जाएगा। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। आपसे बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का वो है 2 वोल्ट, तो बी और डी में से चूज करना है, ए सी गलत हो गए। अब I1 कितना है? 1, I1 1, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो डी यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे हर जगह सॉल्व करने की जरूरत क्यों है? आपका आंसर आ गया, एक ब्रांच सॉल्व करके बस आगे नहीं सॉल्व करेंगे, टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। टाइम बचाना है बेटा हमें बहुत। अगला सवाल आपका ईएमआई का कंसेप्ट है, ध्यान से करिए। मोशनल ईएमएफ, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? इसका फॉर्मूला होता है BLV। मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? BIL। इसमें ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, यहां पे भी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड यहां पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तभी ये फोर्स होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल क्या बोल रहा है। नीचे ग्रेविटी थी और ये रॉड को आपने छोड़ दिया,
तो रॉड गिरने लगी, रॉड गिरने लगी, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस दिया था आर, तो यहां पे एक बैटरी आ गई, ठीक है, बैटरी आ गई तो क्या हुआ, उसका ईएमएफ आ गया। कैसे आई सर बैटरी, आओ ये पूरा बता दूंगा, ठीक है। चल, तो जब भी एक मेटल की वायर, कंडक्टिंग वायर चलती है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो इसमें एक बैटरी मान लेते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, वो बैटरी का जो ईएमएफ होता है वो होता है बेटा BLV, यही मोशनल ईएमएफ का कंसेप्ट है। तो आपकी रॉड नीचे चली गई तो यहां पे आप एक बैटरी मान लीजिए जिसका ईएमएफ है BLV, समझ गए। अब देखिए करंट कितना हो जाएगा लूप में, करंट हो जाएगा ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस यानी BLV बाय R, ठीक है। अब इसका आप एफबीडी बनाइए, इसका आप एफबीडी बनाइए, mg नीचे, अब इस पे लगेगा एक मैग्नेटिक फोर्स। तो देखिए करंट का डायरेक्शन क्वेश्चन में ही दिया था यहाँ पे, तो अगर करंट यूं घूम के इस वायर से ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड डॉट में, तो राइट हैंड रूल से अगर बताओ तो जरा, तो देखो IL क्रॉस B ऊपर फोर्स आ रहा है, IL क्रॉस B ऊपर फोर्स आ रहा है। अलग अलग तरीकों से बच्चे राइट हैंड रूल लगाते हैं, किसी भी तरीके से आपका फोर्स ऊपर आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर आ जाएगा, जो कितना होगा BLV, ठीक है। चलो अब यहां पे ध्यान से समझना, ये फोर्स का डायरेक्शन आप लेंज लॉ से भी बता सकते थे। कैसे, तो आपकी रॉड नीचे जा रही है, लेंज लॉ क्या बोलता है, अपोज करेंगे, जो चीज हो रही है उसको अपोज करेंगे, तो रॉड नीचे जा रही है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगाएंगे, ये आप डायरेक्ट बोल सकते थे। अब ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है डिटरमाइन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द रॉड। ये काफी कॉमन कंसेप्ट है, बहुत बार यूज होता है, टर्मिनल वेलोसिटी बहुत पूछा गया है। क्या करेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी तब हासिल होगी, याद रखना, जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी कब, जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए यहां पे नेट फोर्स जीरो करने के लिए आप क्या करोगे, मैग्नेटिक फोर्स को mg के बराबर करोगे। मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, BIL इक्वल टू mg के बराबर करेंगे, ठीक है बच्चों। अब BIL में I की वैल्यू भी तो रखेंगे, तो वो हो जाएगा B इंटू BLV बाय R इंटू L इक्वल टू mg। यहाँ पे देखिए जो स्पीड आ रही है ना, वो टर्मिनल स्पीड है, वो देखिए यहाँ से क्या आ गई, mgr अपॉन B स्क्वायर L स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है, टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। रॉड का मोशन क्या होगा, रॉड की इनिशियल स्पीड जीरो थी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और एक टाइम के बाद स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। वो जो कांस्टेंट स्पीड अचीव हुई वो टर्मिनल स्पीड आपको बता दी निकालना। बस आपको मैग्नेटिक फोर्स और mg को बैलेंस करना था, ऊपर और नीचे फोर्सेस को बैलेंस करना था। टर्मिनल वेलोसिटी कब अचीव होगी, जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। अगले सवाल पे चल रहे हैं। एसी का ये छोटा सा कंसेप्ट देखिए क्या कह रहा है। इन LCR सर्किट वोल्टेज अक्रॉस VL, इसके अक्रॉस वोल्टेज आपको क्या दिया है, दोनों का सेम दिया है 100 वोल्ट 100 वोल्ट। सोर्स सप्लाई का वोल्टेज भी 100 वोल्ट दिया है। आपसे बोला है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर बताइए और पावर फैक्टर बताइए। समझ गए बच्चों, कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे बताओ। तो यहां पे एक चीज नोट करने वाली थी कि VL और VC सेम हो चुका है। VL और VC की RMS वैल्यू सेम कब होती है, रेजोनेंस में। यानी आपको ये समझना था कि भैया ये तो रेजोनेंस हो चुका है, यानी रेजोनेंस में क्या होगा, ये दोनों कैंसल हो गए। आप देखिए नेट वोल्टेज जो होता है, फेजर डायग्राम में मैं अगर बताऊं तो ये फेजर डायग्राम है, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये फेजर डायग्राम, इसका रिजल्टेंट आएगा। ये फेजर डायग्राम, ये फेजर डायग्राम से इनका रिजल्टेंट जो होता है वो नेट वोल्टेज होता है।
तो ये तो देखिए खत्म हो गया रेजोनेंस पे। तो रेजोनेंस पे वी नेट किसके बराबर आ जाता है? वो आ जाता है वी आर के बराबर। और यहां पे अगर ये खत्म हो चुका है तो जो फाई आता था वो फाई क्या हो जाएगा? एंगल फेज डिफरेंस फाई हो जाएगा 0 डिग्री। यानी यहाँ पे देखिए कॉस फाई कॉस 0 1, पावर फैक्टर 1 होता है रेजोनेंस पे, और वी आर जो है वो वी नेट के ही बराबर है। तो जो वी नेट होगा वही वी आर होगा, यानी वी आर यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो क्या आंसर हुआ? वी आर 100 और पावर फैक्टर 1, ऑप्शन ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। ये रहा अगला सवाल, ऑप्टिक्स के सवाल। देखिए अब कुछ आपके सामने। सबसे पहले ये क्या बोला गया आपको? एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस थी, उसका यहाँ पे हमने सिल्वरिंग कर दी है। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का सबसे पहले देखिए, अगर ये म्यू है और बाहर हवा है तो लेंस मेकर फॉर्मूला से जो फोकल लेंथ बनती है वो ये होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये सिल्वरिंग करने के बाद जो इसका इक्विवेलेंट सिस्टम बनता है बच्चों, समझना, इसका इक्विवेलेंट सिस्टम कॉनकेव मिरर बनता है। ये दोनों कन्वर्जिंग है, लेंस और मिरर, ये प्लेन मिरर है तो उसका फैक्टर यहाँ पे हटा दें, ये कन्वर्जिंग आएगा लेंस के कारण। समझ गए? प्लेन मिरर का तो पावर 0 है, जो भी यहाँ पे इफेक्ट आएगा नेट इफेक्ट, वो पावर का इफेक्ट सिर्फ इस लेंस के कारण होगा। तो वो बेटा कन्वर्जिंग बनेगा सिस्टम, और कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्जिंग मिरर बनेगा, क्योंकि फाइनल लेंथ, फाइनल जो पास करेगी रे वो आगे से रिफ्लेक्ट बैक करेगी। तो जब रिफ्लेक्ट बैक कर रही है तो आपका जो फाइनल सिस्टम है वो मिरर बनना है, और पावर की वर्किंग से फाइनल कन्वर्जिंग मिरर बनना है, यानी कॉनकेव मिरर बनना है। तो ध्यान से समझेंगे, पहले इससे फोकल लेंथ निकालेंगे। अब देखिए, लेंस फिर मिरर फिर लेंस की वर्किंग, तो पावर नेट जब लिखेंगे तो लेंस मिरर फिर लेंस, तो ये नेट पावर का फॉर्मूला आ जाएगा। और पावर ऑफ लेंस 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, पावर ऑफ मिरर -1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर। इसको जोड़ के नेट पावर आएगा, और नेट पावर नेट मिरर की फोकल लेंथ। तो बेसिकली यहां से आपकी इस सेटअप के इक्विवेलेंट मिरर की फोकल लेंथ आ जाएगी। तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा सिल्वरिंग में, और ये फॉर्मूला जनरल लेंस मेकर फॉर्मूला है। यहां पे देखिए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, म्यू दिया है 1.5 और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है r। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या हो गई? r अपॉन म्यू -1 r अपॉन 0.5, यानी ये हो गया ट्वाइस r। ये फोकल लेंथ आपको मिल गई। अब आगे बढ़े, इसका प्लेन सरफेस आपने कर दिया है सिल्वरिंग, तो नेट पावर की वर्किंग से आप लिखोगे 2 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, इसी में वैल्यू डाल रहे हैं बस, 2 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस माइनस फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अब देखिए यहां पे मिरर जो है वो प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट और फोकल लेंथ इनफाइनाइट हम लेते हैं, पावर 0 लेते हैं। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट ये हट गया, तो देखिए -1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट क्या हो गया? एफ इक्विवेलेंट आ गया रेडियस। माइनस साइन क्या बता रहा है? कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ आ चुकी है आर के बराबर। समझ गए? अब देखिए सवाल क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सिस्टम? इस सिस्टम से ऑब्जेक्ट में कितनी दूरी पे रखूं ताकि ताकि जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाए इक्विवेलेंट सेटअप के। तो इक्विवेलेंट का फोकल लेंथ है, इक्विवेलेंट का जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो डबल ऑफ एफ पे होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, यानी 2r पे। तो ऑब्जेक्ट को यहां से 2r डिस्टेंस पे रखना होगा, जो मैच कर रहा है ऑप्शन डी से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, यहां पे इक्वी कॉन्वेक्स लेंस थी, तो फोकल लेंथ इससे निकालेंगे। आइए, तो फोकल लेंथ देखिए क्या आ जाएगा, r अपॉन 2 इंटू म्यू -1, वो आ गया r अपॉन 2 इंटू 0.5, यानी फोकल लेंथ आ गई यहां से 20।
अब यहां पे इसे सिल्वरिंग भी कर दिया गया है। तो जब आप सिल्वरिंग करोगे तो ये जो मिरर है इसका रेडियस 20 है, तो इसकी फोकल लेंथ r/2 10 लेंगे, तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर 10 है। अब इक्विवेलेंट जो फॉर्मूला था उसमें वैल्यू डाली, देखिए इक्विवेलेंट सिस्टम की फोकल लेंथ आपसे पूछ रहे हैं, तो ट्वाइस अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस माइनस 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अब फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्योंकि कॉन्केव मिरर है तो आप इसकी फोकल लेंथ -10 लिखते हैं, तो -10 क्या आ गया, ये 1/10 प्लस 1/10 2/10 यानी ये हो गया 5, तो F इक्विवेलेंट है -5, यानी ये जो सेटअप था इसको जब आप रिप्लेस करोगे तो एक सिंगल कॉन्केव मिरर जिसका फोकल लेंथ 5 है उससे रिप्लेस करोगे। माइनस साइन क्या होता है, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसलिए आंसर आपका नेगेटिव आया। यही आपसे पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड फोकल लेंथ का 5 सेंटीमीटर आंसर है। तो ध्यान रखिएगा सिल्वरिंग लेंस का। अगला सवाल कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का ये कंसेप्ट ध्यान रखना है, जब भी लेंस को कॉम्बाइन किया जाएगा तो एक सिंगल लेंस से रिप्लेस कर देंगे और 1/f इक्विवेलेंट होगा 1/f1 प्लस 1/f2। देखिए कैसे करेंगे हम, आपसे बोल रहा है दोनों लेंस से दोनों की फोकल लेंथ f, तो 1/f प्लस 1/f 2/f इज इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट, और f इक्विवेलेंट हो गया f/2। ध्यान से देखिए f इक्विवेलेंट कितना आ गया आपके पास, f/2, यानी आप जो दो लेंस का सेटअप था उसको आप रिप्लेस कर देंगे सिंगल लेंस से जिसकी फोकल लेंथ यहां पे f/2। अब क्या बोला है आपसे, ऑब्जेक्ट को रखा है f डिस्टेंस पे, तो दो सिस्टम बेटा, दो लेंस का सिस्टम हटा के एक सिस्टम लगा देना है, तो एक सिस्टम लगा दिया। अब ऑब्जेक्ट को यहां पे 2f डिस्टेंस पे रखा था, देखिए 2f क्यों बोला, नहीं f पे सर, f डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखिए इसकी फोकल लेंथ को मैं लिख दूं f', f/2 है, तो यहां पे वो डबल ऑफ फोकल लेंथ पे रखा गया है, और डबल ऑफ फोकल लेंथ पे रखा जाता है तो इमेज कहां बनती है, सेम डिस्टेंस पे इक्वल लेंथ की बनती है, रियल इन्वर्टेड होती है। तो इमेज कैसी बनेगी बताओ, रियल इन्वर्टेड सेम साइज की, क्योंकि ये डबल ऑफ फोकल लेंथ है, क्योंकि फोकल लेंथ हमारी f/2 हो चुकी है। तो आंसर क्या है इसका, रियल इन्वर्टेड 2f पे नहीं, रियल इन्वर्टेड f पे, तो ऑप्शन बी आपका आंसर है। समझ गए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और सिल्वरिंग बहुत बार यूज होता है, ध्यान से करेंगे। अगला सवाल देखिए प्रिज्म का है। प्रिज्म में ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस ग्राफ को समझिए। प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन का ये ग्राफ है, इस ग्राफ की वर्किंग देखिए क्या होती है। एंगल ऑफ डेविएशन, एक एंगल ऑफ डेविएशन अगर लाइन खींचूं तो दो लोकेशंस पे आएगा, समझ गए। ये जो दो लोकेशंस हैं ये कितनी देर में होंगी, कैसे होंगी, देखिए जरा। ये तब होती है जब I और E इंटरचेंज हो जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। दो बार आने का मतलब क्या है, दो बार आने का मतलब है, देखिए I अगर θ1 था, E θ2 था, सेम वैल्यू अगर मैं इंटरचेंज कर देता हूं तो भी एंगल ऑफ डेविएशन सेम आएगा। कहने का मतलब I एंड E इंटरचेंज कर दो तो भी एंगल ऑफ डेविएशन सेम आता है। यहां पे देखिए आपसे बोला था कि एंगल ऑफ डेविएशन 30 है जब I 15 था या फिर I 60 था। इससे आपको दिमाग लगाना है कि I दिया है, E क्या होगा, तो वैल्यू इंटरचेंज हो गई, यानी I 15 है तो E 60 होगा, और E और I इंटरचेंज, ये समझ गए। ये देख के आपको ग्राफ में पता पड़ गया। अब डेल्टा का जो फॉर्मूला होता है उसमें आप ये वैल्यू रख दीजिए, डेल्टा 30 I 15 E 60 माइनस ए कितना आ गया 75 माइनस 30 45 आ गया है। आपसे इसमें देखिए एंगल ऑफ प्रिज्म पूछा था, वो आप 45 दबा देंगे। यहां पे ध्यान से करेंगे, ये जो इंटरचेंज वाली चीज है ये ध्यान रखिएगा, और
एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम कब होता है? एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम की कंडीशन है आई और ई बैलेंस हो जाएंगे। जब आई और ई बैलेंस हो जाएंगे तब एंगल ऑफ डेविएशन आपको बताना है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखिए आइसोसेलेस प्रिज्म में एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और आपसे बोला है मिनिमम डेविएशन बताइए। तो म्यू और डेल्टा मिनिमम का बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बेटा, ध्यान रखिएगा, ये रहा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी फॉर्मूले का यूज करके आप इस सवाल को सॉल्व कीजिएगा और आंसर आपको मिलेगा 120 डिग्री, ठीक है। कैसे? म्यू की वैल्यू रख दीजिए, कितना दिया है म्यू 2 इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए कितना दिया है होल बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। ए आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है। तो अब यहां से इसे सॉल्व कीजिए जरा। देखिए ये आ जाएगा साइन 30, साइन 30 1/2 होता है, इससे मल्टीप्लाई करोगे 1, ये रहा। अब देखिए इससे क्या पता पड़ा कि ये एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 180 माइनस 60 सॉल्व करेंगे डेल्टा मिनिमम आ जाएगा 120 डिग्री। आई बात बच्चे समझ में? आगे बढ़ते हैं, अगला कंसेप्ट जो आपके लिए हम लेके आ रहे हैं वो सुनिए आप, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है। पहले रेड लाइट यूज की गई थी, बाद में बोला है रिप्लेस कर दिया है ब्लू लाइट से। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो वेवलेंथ का कंपैरिजन है वो याद होना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। वेवलेंथ का कंपैरिजन देखिए, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे। अब आपने इसको कैसे याद किया आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। मैंने इसको कैसे याद किया था मैं आपको बता देता हूं, आपके लिए एक बढ़िया ट्रिक। रेडियो मिर्ची ऑफ इंडिया विजिबल अंडर एक्सरे, यस है ना, और उसके बाद गामा रे और फिर कॉस्मिक रे, ठीक है। तो एक्सरे के अंदर विजिबल होती है ना, फ्रैक्चर वगैरह देखते हैं, तो उसी से बना दिया रेडियो मिर्ची से माइक्रो, इंडिया से इंफ्रा, विजिबल से विजिबल, अंडर से यूवी, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे। तो रेडियो मिर्ची ऑफ इंडिया विजिबल अंडर एक्स वाई सी, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे, ऐसे आप याद रख सकते हो। रेडियो मिर्ची इंडिया विजिबल अंडर एक्सरे, तो इसका याद हो जाएगा। फिर गामा रे, कॉस्मिक रे आप आगे एक्स वाई सी ऐसे याद कर लो, अंडर एक्स वाई सी, ठीक है। और रेड आर की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, तो विबग्योर में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड की है, तो विबग्योर में सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की है। अब यहां पे आ जाते हैं, तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी ये फ्रिंज विड्थ होते थे, और सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होती थी वो होती थी डबल लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अब आप रेड से ब्लू में गए तो आपकी वेवलेंथ क्या हुई? डिक्रीज हुई। वेवलेंथ जब डिक्रीज हो गई तो विड्थ डिक्रीज हो गई, तो फ्रिंजेस पास पास आ गए, नैरो हो गए। देखिए लिखा है क्राउडेड हो गए, नैरोअर हो गए, पास पास आ गए। ये आपको ध्यान रखना था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगला सवाल देखिए क्या है। ये भी हाफ लाइफ का कंसेप्ट है। रेडियो एक्टिविटी, मॉडर्न फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी किसी किसी एग्जाम में आने वाला है, सबसे ज्यादा जो आता है उस पे हाफ लाइफ पे सवाल आता है। आपको बोला है 75% डीके हो गया 100 मिनट में, हाफ लाइफ बताइए। तो सैंपल 75% डीके हो गया, मतलब 25% बचा। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, 25% बचा। वो कब होगा? 2 हाफ लाइफ में। एक हाफ लाइफ में आधा हो गया 50% बचा, फिर आधा हो गया 25% बचा। तो 2 हाफ लाइफ 100 मिनट की है, तो हाफ लाइफ 50 मिनट की होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं, ये डेटा आप हमेशा ध्यान रखिएगा। एक्टिव मॉलिक्यूल 100%, एक हाफ लाइफ के बाद 50,
25, 12.5, 6.25, 3.15। अगर ये एक्टिव का लेफ्ट का कंसंट्रेशन है तो खत्म कितने हो गए, तो देखिए 50 खत्म, 25 बचे तो 75 खत्म। तो ये डेटा भी आपको ध्यान रखना है, ये परसेंटेज डी के कॉरस्पॉन्डिंग टू ये परसेंटेज लेफ्ट, और ये हाफ लाइफ के ही सवाल होते हैं। तो ऐसे डेटा मिले तो हाफ लाइफ यूज होगी, ये आपको समझ आ जाएगा। ये डेटा दिया कि इतना परसेंट खत्म हो गया तो कितनी हाफ लाइफ, 1 2 3 4 5, 5 हाफ लाइफ। ऐसे आप ये कर सकते थे। मूविंग ऑन टू द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे, ये एसएचएम के टाइम पीरियड पे सवाल है, ध्यान से समझिए। 2 पाई रूट आर ई बाई जी, 2 पाई रूट रेडियस ऑफ अर्थ बाय जी, जी की वैल्यू जीएम बाय आर स्क्वायर रख दो तो यही एक्सप्रेशन बन जाता है 2 पाई रूट आर ई क्यूब बाय जी एम ई। अगर रेडियस ऑफ अर्थ, जी, मास ऑफ अर्थ, इन सब की वैल्यू डाले तो ये जो एक्सप्रेशन होता है ये 1.4 आवर्स या फिर 84.6 मिनट्स के बराबर होता है। ये हमें वैल्यू याद रखनी है। ये वैल्यू पूरे फिजिक्स में आपके सिलेबस में 4 बार आएगी। टाइम पीरियड ऑफ टनल अलोंग द अर्थ, अर्थ में टनल खोद दो और पार्टिकल को छोड़ दो तो पार्टिकल एसएचएम करता है। अगर टनल डायमीटर के अलोंग हो या किसी भी कॉर्ड के अलोंग हो, ये एसएचएम का टाइम पीरियड ये होता है। आगे बढ़ते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ, एक सैटेलाइट अर्थ के बहुत करीब है, उसका एक चक्कर का टाइम सेम होता है। अगर अर्थ रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे और रोटेशन इतना फास्ट हो जाए कि अर्थ पे जो इक्वेटर पे पर्सन है वो वेटलेसनेस फील करे, तो अर्थ इतनी फास्ट हो जाए कि वेटलेसनेस फील करे इक्वेटर वाला आदमी, तो अर्थ के एक चक्कर का टाइम पीरियड ये होता है 1.4 आवर्स। और अगर इनफाइनाइट लेंथ का सिंपल पेंडुलम दिया हो तो ये उसका टाइम पीरियड होता है। आइए सवाल पढ़िए। एक टनल खोद दी गई है अर्थ में, स्मॉल पार्टिकल को उस पर ड्रॉप कर दिया है, अर्थ के यूनिफॉर्म डेंसिटी मान के उसके एसएचएम का टाइम पीरियड आपसे पूछा था। द आंसर इज 2 पाई रूट आर ई रेडियस ऑफ अर्थ बाय जी, और इसकी वैल्यू है 1.4 आवर्स। दिस वाज इट फॉर द डे। आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट करके बताइए आपने कौन सी नई ट्रिक्स आज सीखी। मिलेंगे हम अगले सेशन में। आप चाहते हैं और ऐसे सेशंस आए तो आप अभी कमेंट करिए, बताइए आपको किस टॉपिक की और शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए। इफ यू विल कमेंट मोर देन वी विल गिव मोर सच सेशंस। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।